नमस्कार। बजट के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो कर प्रपोजल, टैक्स प्रस्ताव। इसको प्राय दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की बात पहले करेंगे, प्रत्यक्ष आयकर की बात करेंगे। प्रत्यक्ष आयकर में जैसे जो प्रत्यक्ष कर में जो आयकर है, आयकर में इस साल कोई नया चीज नहीं लाया गया है, न बढ़ाया गया न घटाया गया। जो पहले का था वही रखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है बजट 2022-23 में आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस वर्ष प्रत्यक्ष करों के मामलों में कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है, वही जो पुराना था वही है। आयकर दाताओं को अब असेसमेंट ईयर, ये क्या होता है वो समझिए। असेसमेंट ईयर, ये है असेसमेंट ईयर। देखिए असेसमेंट ईयर क्या होता है। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर देखेंगे। फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। पहले फाइनेंशियल ईयर, फिर इसके बाद असेसमेंट ईयर होता है। तो इसमें हम बता रहे थे असेसमेंट ईयर के 2 वर्ष तक, देखिए असेसमेंट ईयर के 2 वर्ष तक अपनी आय की संशोधित विवरणी, मतलब अपडेटेड जो रिटर्न्स है, जमा करने की अनुमति इसमें दी गई है। ऐसा उन्हीं मामलों में हो सकेगा जब करदाता कुछ आय दर्शाने से छूट गए हो, तो उन्हें इसमें रियायत दिया जाएगा। सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है। वैकल्पिक इसको MAT, जिसको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहा जाता है, का भुगतान 18.5% की दर से करना होता है। देखिए MAT का जो मतलब ये सरकारी समितियों के लिए वैकल्पिक आयकर है MAT, उसमें 18.5% है, जबकि कंपनियों के लिए यह 15% है। तो दोनों में असमानता है। दोनों में समानता लाने के लिए क्या किया गया है, देखिए दोनों में समानता लाने के लिए यहाँ पर MAT की दर 15% रखी गई है। जो उसमें 18.5% था, अब इसको 15%, क्योंकि कंपनी के लिए 15%, MAT के लिए 18%, 18.5%, तो ये असमानता है। इसी असमानता को कम करने के लिए दोनों को 15% कर दिया गया है। इसमें ही नहीं, जो NPS है, जो केंद्रीय कर्मचारियों पे NPS जो 14% करता है और राज्य कर्मचारियों का 10% करता था, दोनों को समान लाने के लिए दोनों को 14% कर दिया गया। अगर दोनों को 10% कर दिया गया होता तो क्या प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बढ़ाना उचित समझा इन्होंने। तो राज्य कर्मचारियों के लिए भी NPS 14% कर दिया गया है और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तो था ही यहाँ पर। अब देखिए ऐसे सहकारी समिति, देखिए जिसकी आय 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है, उनको सरचार्ज 12% पहले था, अब वह सरचार्ज कम करके 7% कर दिया गया, 7% कर दिया गया है। देखिए केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन के 14% भाग NPS में योगदान करती है, तथा यह योगदान कर्मचारियों की आय की गणना कटौती के रूप में स्वीकार करता है। यही मैंने बताया, राज्य कर्मचारियों के लिए यह 10% था, परंतु अब इसको बढ़ा करके 14% कर दिया गया है। 31 मार्च 2022 से पहले स्थापित, देखिए पात्र स्टार्टअप्स को उनकी स्थापना के 10 वर्ष तक लगातार 3 वर्षों के लिए कर छूट का लाभ पहले दिया गया था, लेकिन स्टार्टअप्स के अर्थव्यवस्था के लिए योगदान व उनके महत्व को देखते हुए यह छूट अब 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। पहले 2022 तक था, अब 2023 तक कर दिया गया है। अब इसको बढ़ा करके 2024 तक कर दिया जाएगा। देखिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो वर्चुअल संपत्ति है, डिजिटल संपत्ति है, के लेन देन पर होने वाली आय पर 30% का टैक्स कटौती हो सके, 30% वर्चुअल डिजिटल लेन देन करेंगे तो। अब देखिए जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को भी आयकर के दायरे में लाया गया है, पहले जो नहीं था। क्रिप्टो करेंसी के क्रय विक्रय पर होने वाली आय अब आयकर के दायरे में आ गई है, क्योंकि अब ये जो है
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के उपहार पर भी प्राप्तकर्ता को यह कर देना पड़ेगा। इक्विटी शेयरों व यूनिट्स पर होने वाले, देखिए इक्विटी शेयर्स क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, इस कंपनी को उसमें एक आदमी कंपनी चला नहीं सकता, तो उसमें शेयरिंग होती है, उसी शेयरिंग की बात किया जा रहा है। कई लोग उसमें शेयर लगाते हैं। इक्विटी शेयरों व यूनिट्स पर होने वाली दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर 15% का सरचार्ज देगा, 15% का सरचार्ज देगा। जबकि अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर यह सरचार्ज 37% है, जैसे बहुत ज्यादा है। इसमें 37% सरचार्ज है और जो इक्विटी शेयर है उसमें 15% है। अब देखिए इस मामले में समानता लाते हुए ये दोनों समान है। एक तो इक्विटी शेयर पर 15% है, दूसरा पूंजीगत पर यह सरचार्ज जो है, दूसरा कोई दीर्घकालिक पूंजीगत सरचार्ज है, तो उस पर 37% है, ये असमान है। इसको समान लाने के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर भी सरचार्ज 15% कर दिया गया, जो कि 37% था। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है। अंदर आ जाओ इधर से, उसको बंद करो। ठीक है, देखिए यहाँ पर नई स्थापित होने वाली विनिर्माणी क्षेत्र की उत्पादकता इकाइयों के लिए देखिए 15% की रियायती दर 31 मार्च 2022 तक स्थापित होने वाली कंपनियों की उपलब्ध थी। पहले जो था नई स्थापित होने वाली विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां जो थी, ये 15% 31 मार्च 2022 तक था। अब इसको बढ़ा करके 2024 कर दिया गया है। देखिए 31 मार्च 2022 तक स्थापित होने वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध थी, इसे अब 31 मार्च 2024 तक स्थापित होने वाली कंपनी इकाइयों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले 2023 तक के लिए था, अब 2024 तक के लिए हो गया है। इसे बस याद रखिएगा कि जो एनपीएस है, एनपीएस में जो राज्य कर्मचारियों का वेतन का 14% और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 14% कर दिया गया है। पहले 10% था। यहाँ पर आयकर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और जो सहकारी समितियों के लिए जो टैक्स की दर थी जो 18.5% था, कंपनियों के टैक्स का दर 15% था, दोनों को समान करके 15% कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है ये 31 मार्च 2022 के लिए स्थापित स्टार्टअप्स के ये यहाँ पर जो टैक्स की बात जो की गई है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात में होता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% तक का टैक्स है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर ये जो इक्विटी शेयर्स की बात है, इक्विटी शेयर्स पर इक्विटी शेयरों यूनिट्स पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत में 15% का जो टैक्स था, 15% का सरचार्ज दे होता है। वही चीज अन्य दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों पर यह सरचार्ज 37% था, दोनों को समान कर दिया गया है। ये चीजें याद रखिएगा प्रत्यक्ष कर जो इस साल है। अप्रत्यक्ष कर में देखिएगा, अप्रत्यक्ष कर में केवल एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मिक्स्ड पेट्रोल है और जो मिक्स्ड पेट्रोल नहीं है। जो मिक्स्ड पेट्रोल है उसके लिए जो पेट्रोल का रेट है उसको 2 रुपए कम, 2 रुपए पर यूनिट है, 2 रुपए पर लीटर, और उसको अगर प्योर है तो 2 रुपए अधिक होगा। ये चीज में केवल याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए बजट 2022-23 में राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 के तहत देखिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 2025 तक दोगुना करने की बात की गई है। जबकि विद्युत उर्वरक, टेक्सटाइल, चमड़ा, फुटवियर व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के कुछ पूंजीगत वस्तुओं को प्रशुल्कों में कोई छूट, देखिए कई छूटें प्रदान की गई है, जिससे पूंजीगत उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस मामले में इन छूटों को समाप्त कर 7.5% का प्रशुल्क बजट में आरोपित किया गया है। ऐसा कारण ये है कि एक क्षेत्र हतोत्साहित न हो जाए, एक क्षेत्र प्रोत्साहित हो, दूसरा क्षेत्र हतोत्साहित हो, तो ये ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया। देखिए जिन उन्नत मशीनों का निर्माण हमारे देश में नहीं होता है उसको हमको प्रमोट करना है, बढ़ावा देना है। देखिए उन पर ये छूटें जारी रहेंगी। इससे मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत जैसे मशीनों को बढ़ावा देगा, ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा बनाएं। अगर इस पर टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग बनाना नहीं चाहेंगे, इसलिए इस पर छूट प्रदान किया गया है।
एक महत्वपूर्ण बजट प्रस्ताव के तहत मिश्रित पेट्रोल के, देखिए मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए गैर मिश्रित पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, यही मैं बता रहा था। देखिए मिश्रित पेट्रोल क्या होता है, जैसे एथेनॉल होता है C2H5OH, उसको इसमें मिला दिया जाता है तो मिश्रित पेट्रोल हो जाता है। अमिश्रित पेट्रोल वाला भी होता है जिसमें इसको नहीं मिलाया जाता है। देखिए एक ईंधन के विकल्प रूप में इसको देखा जा रहा है। अगर इसको पेट्रोल में C2H5OH मिला दिया गया तो मिश्रित पेट्रोल हो जाएगा, 2 रुपए सस्ता होगा प्रति लीटर के हिसाब से। अगर वह प्योर होगा जिसमें C2H5OH नहीं मिलाया जाएगा तो वो प्योर होगा तो उसको 2 रुपए प्रति लीटर की दर से कम उसको प्रदान किया जाएगा। अब देखिए इसमें मैंने ये बात बताया कि ये जो पेट्रोल की बात बढ़ावा देने के लिए गैर मिश्रित पेट्रोल पर 2 रुपए प्रति लीटर के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू किया जाता है। देखिए कटिंग तथा पॉलिश्ड हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क बढ़ा करके 5% कर दिया गया है। ये था आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बजट में इस साल जो है। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रक्षा के साथ मिलेंगे, शिक्षा के साथ मिलेंगे, कृषि के साथ मिलेंगे और अन्य क्षेत्रों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।